उत्तराखंड बोर्ड के सभी बच्चों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए एक सैंपल पेपर को हल करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपको एक राह दिखाएगा। तो आज का जो हमारा पेपर है वो है कक्षा 10 विज्ञान 2026 का ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जिसको हम बोलते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये विज्ञान साइंस, जिसका कोड है 033। उत्तराखंड बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर 2 पेपर अपलोड किए हैं, सैंपल पेपर। ये जो हम आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो सेट ए है, तो सेट बी अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। आपका जो विज्ञान का पेपर होगा उसमें 27 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्नों के नंबर उनके सामने आपको लिखे मिलेंगे। जो पहला प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, जिसमें आपको 4 उत्तर दिए रहेंगे, उनमें से एक आपको छांटना होगा। और जो दूसरा प्रश्न है वो आपका कथन और कारण का, जो इस वर्ष से प्रारंभ किया गया है, जिसमें कि आपको कथन दिया रहेगा और उसका कारण दिया रहेगा, और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि इनमें से कौन सा इसका कथन और कारण है, वो आपको छांटना होगा। तो प्रश्न संख्या 1, 2 आपका 1-1 अंक का है, 3 से 6 तक का भी 1-1 अंक के प्रश्न है, और 7 से 12 तक के 2-2 अंकों के प्रश्न है, 13 से 20 तक के 3-3 अंकों के प्रश्न है, 21 से 26 तक 4 अंकों का प्रश्न है, और प्रश्न संख्या जो 27 है वो केस स्टडी से संबंधित है, जो कि 4 नंबर का आपका रहने वाला है। मित्रों, आइए चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है ना, बहुत विशाल है, तो इसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पूरे पाठ्यक्रम पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर पेपर में मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ जो पार्ट लिया है और जो कि बोर्ड ने जारी किया है सैंपल पेपर में, उसको हम बात करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान से इसको देखना है। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक है? मतलब कि विद्युत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसमें से कौन सा है? देखिए, जो इसका सही उत्तर है वो है ग्रेफाइट। थर्ड वाला इसका सही है। क्यों? अधिकांश जो अधातुएं होती हैं, अधातु लिखा है, अधातुएं जो अधिकांश होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट जो एक कार्बन का रूप है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। अगला इसमें प्रश्न आता है कि द्वितीय पीढ़ी F2 में अप्रभावी लक्षणों के पुनः प्रकट होने की व्याख्या मेंडल का कौन सा नियम करता है? तो ये पृथक्करण का नियम करता है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से गुणसूत्र संयोजन से मानव पुत्री जन्म लेती है? तो आपको पता है कि XX महिला के गुणसूत्र और जो XY पुरुष के। तो अब जब X से XX डबल X होगा तब पुत्री का जन्म होगा, तो इसमें जो डबल X वाला है वो सही होगा। ठीक है, आगे है कि जब श्वेत श्याम प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, इनमें से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक जो होगा वो बैंगनी रंग का होगा, बैंगनी रंग। ठीक है, तो फोर्थ वाला इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बैंगनी रंग के तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होती है, इसलिए इसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर आपको याद ये चीज रखनी है कि क्योंकि इसमें कहा नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन सा विलयन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब इसका सही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो एसिड है वो एसिड क्या करता है? ब्लू को क्या कर देता है? ब्लू टू रेड कर देता है। ठीक है, और जो बेस होता है वो रेड टू ब्लू कर देता है, रेड टू ब्लू। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वो होता है आइरिस। आइरिस इसका सही हो जाएगा।
जो आइरिस जो होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जिससे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोधकता एसआई का जो मात्रक है वो क्या है? उसका जो मात्रक है ओम मीटर। ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर, ये वाला आपका लास्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु कहां पर स्थित है? तो ये फोर्थ वाला सही होगा। वस्तु कहां है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी गई है, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, क्योंकि सभी जीवों को ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही मिलती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं, वही ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होगी, सूर्य से कहां जाएगी? पौधों में जाएगी, और पौधे से कहां जाएगी? शाकाहारी, जो शाकाहारी हैं उनमें जाएगी, और शाकाहारी से कहां जाएगी? मांसाहारी। ये खाद्य श्रृंखला है, तो इसको आपको याद रखना है। तो सूर्य सबसे पहले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मानवीय गतिविधि ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है? वो होता है सीएफसी में उत्सर्जन में वृद्धि, क्योंकि सीएफसी जो होता है क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल की ओजोन परत को नष्ट करती हैं। अब हमारा प्रश्न आता है कथन और कारण वाला। यहां पर दिया गया है प्रश्न खंड में 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें कथन ए तथा दूसरे कारण आ को अंकित किया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर आपको देने हैं। अब यहां पर हमारा कथन है। कथन देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ करना चाहिए। दूसरा है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर बनी ऑक्साइड की परत उसे जलने से रोकती है। तो दोनों ही कथन सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि मैग्नीशियम की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। यह परत दहन को रोकती है, जलने से रोकती है, इसलिए रिबन को सैंड पेपर से साफ करके ही उसको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आप किस तरह से समझ सकते हैं इसको? 2mg जो मैग्नीशियम है वो वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो क्या होता है? उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है परत उस पर जम जाती है। तो इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप जैसे ये वाला सही हो गया, ए वाला कथन ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से उत्तर में आप उसका विकल्प लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि घरेलू परिपथ समांतर संयोजन होते हैं, ये अभिकथन है। कारण दिया है, समांतर परिपथ में प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज प्राप्त होती है और यदि एक उपकरण खराब हो जाए तो भी अन्य काम करते रहते हैं। तो इसका भी यही उत्तर है। कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि घरों में सभी उपकरण समांतर संयोजन से जुड़े होते हैं और प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज मिलती है 220 वोल्ट की। यदि एक उपकरण खराब हो जाए तो बाकी उपकरण प्रभावित नहीं होते। तो बोर्ड में अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है धावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र। आपके सामने रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट और रासायनिक सूत्र आपके सामने है, देख लीजिए। इस तरह से आपको रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो ये तो सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसको आप हेडिंग डाल के लिख दीजिएंगे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस वगैरह जो है आप लिख देंगे। इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में वे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस की क्षमता निकालने के लिए आपके पास दिया गया है फोकस दूरी एफ दी गई है।
50 सेंटीमीटर। 50 ये माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस को माइनस में लिखते हैं। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर, और इसको आप मीटर में जब लिखोगे 0.5 सेंटीमीटर, मीटर 0.5 मीटर, ये मीटर में आ जाएगी। उसके बाद आप सूत्र का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हो जाएगा, आपका सूत्र है आपका P = 1/f। ठीक है, अब गणना जो है P = 1/f जो हमने निकाला -0.5, तो जब इसको करेंगे डिवाइड तो ये आएगा -2 डायोप्टर। अवतल लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और उच्च पोषण स्तरों पर उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है, तो क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं जैव आवर्धन। वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थ जैसे कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और उच्च पोषण स्तरों पर उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है, उसे जैव आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्याख्या कीजिए क्यों सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, या एल्यूमिनियम अपने चारों ओर कठोर सुरक्षा परत बना लेता है, इसके कारण बताने हैं। सबसे पहले सोडियम वाले का उत्तर है, सोडियम एक अति अभिक्रियाशील धातु है जो हवा पानी के संपर्क में आते ही आग पकड़ सकती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। इसी में जो सेकंड पार्ट है ख वाला, एल्यूमिनियम हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपनी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक कठोर और सुरक्षात्मक परत बना लेता है, जो इसे और अधिक संक्षारण से बचाती है, मतलब जंग लगने या से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, अभिक्रिया लिखिए। तो मतलब एथेनॉल को एथेनॉइक में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो इसके लिए जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण है। तो एथेनॉल को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा एथेनॉइक अम्ल से परिवर्तित किया जाता है। ये चीज आपको ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन जो है, ये जो आपको ब्लैक पेन से आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके लिए प्रबल ऑक्सीकारक है, जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र ये है, आप देख लीजिए, और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका सूत्र ये है, का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है CH3CH2OH+2O के से ये अभिक्रिया करके बनेगा CH3COOH+H2O। ये समीकरण आपको याद रखनी है, मतलब आपका एथेनॉल एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए मुख्य पॉइंट आपको याद रखने हैं कि यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये चीज आपको याद रखना है। एथेनॉल में ऑक्सीजन जुड़ती है और अंतिम उत्पाद जो है एथेनॉइक अम्ल सिरका प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में अलैंगिक जनन की किन्हीं दो विधियों का वर्णन उदाहरण सहित करना है। तो जीवों में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन आप कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन की दो प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। तो आप हेडिंग डाल के इसको लिख सकते हैं, जैसे कि एक होता है विखंडन। इस विधि में एक जनक कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक संतति कोशिकाओं को निर्माण करती है, जैसे कि आप देखते हो अमीबा क्या होता है, अमीबा में द्विखंडन के प्रक्रिया के द्वारा जनन होता है। इस चित्र में जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये मदर अमीबा है, और इससे देखिए प्रक्रिया होकर के यहां पर ये दो हिस्सों में बंटना शुरू हो जाता है, और यहां पर दो हिस्सों में लगभग बंट चुका है, और यहां पर दो हिस्से इसके तैयार हो गए, यानी कि यहां पर डॉटर अमीबा प्राप्त हो गई है। जो दूसरी विधि है वो है मुकुलन बडिंग। इस विधि में जनक जीव के शरीर पर एक छोटा उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। यह विकसित होकर नया जीव बन जाता है। तो ये किस में होता है, जैसे हाइड्रा में ये मुकुलन की प्रक्रिया होती है, मुकुलन से जनन होता है। तो यहां पर आप देखिए हाइड्रा बडिंग किस प्रकार से होता है। ये पहली कंडीशन आप देख रहे हैं। तो यहां पर दूसरी कंडीशन में देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि यहीं से एक जो है मुकुल बड निकलना शुरू हुआ, और यहां पर भी ये शुरुआत थी, यहां पर थोड़ा बढ़ा, यहां पर देखिए इसमें जनन प्रक्रिया शुरू है, और यहां पर ये अलग हो गया, यहां पर अलग हो गया ये।
ठीक है, तो नया संतति उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परिवार नियोजन के तरीकों का उपयोग जनसंख्या नियंत्रण में कैसे मदद करता है। तो मित्रों, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग जो है का मुख्य उद्देश्य बच्चों के जन्म के बीच उचित अंतराल रखना और परिवार के आकार को सीमित रखना है। यह जनसंख्या नियंत्रण में निम्न प्रकार सहायक हो सकता है। आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, जन्म दर में कमी होती है इससे। तो परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों, जैसे कि परिवार नियोजन के लिए मतलब बच्चों को जन्म कम से कम हो, तो जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे कि कंडोम या सर्जरी का उपयोग अनचाहे गर्भ धारण को रोकता है। जिस गर्भ को हम नहीं चाहते, तो उसको रोकने के लिए ये उपाय हैं, जिससे जन्म दर जो है, बर्थ रेट जो है, वो सीधे तौर पर उसमें कमी आती है। दूसरा आप हेडिंग डाल सकते हैं, सीमित परिवार। यह दंपतियों को अपनी आर्थिक स्थिति और संसाधनों के अनुसार परिवार को नियोजित करने में सक्षम बनाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि की अनियंत्रित गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है, इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन से माता और शिशु के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, क्योंकि दो बच्चों के बीच उचित अंतराल होने से मां के शरीर को रिकवरी का समय मिलता है और जो बच्चा पहले हुआ है उसका पोषण भी अच्छे प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बच्चा अपने पिता के चश्मे के साथ खेलते हुए उससे सूर्य की किरणों को केंद्रित करके एक कागज में छोटा छेद जो है जला देता है। तो एक बच्चा खेल रहा है अपने पिताजी का चश्मा लेकर के, वो क्या करता है, आपने भी कभी किया होगा, तो चश्मे से क्या होता है, एक रेज निकलती है और वो कागज को जला देती है। तो लेकिन वो चश्मा कौन सा है ऐसा जो जिससे जल जाता है, तो ये आपको बताना है। उसके पिता किस दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, उसके पिता के पास कौन सा लेंस लगा है कि जिससे वो कागज जल रहा है। तो उसके जो पिता हैं, उनके पिता दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको आप दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है उसके पिताजी। तो क्यों क्यों आपने ये आइडिया लगाया, इसलिए क्योंकि चश्मा सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। इसका अर्थ है कि चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, उत्तल लेंस का प्रयोग हुआ है चश्मे में, और उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन आता है कि इस दोष का निवारण कैसे होगा। तो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। समझिए कि दूर दृष्टि दोष है, दूर की चीजें दिखाई देती हैं। यह चीज आपका ध्यान रखना है कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में एक उचित दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश की किरणों को अभिसारित करके उसको कन्वर्ज करके प्रतिबिंब को पुनः रेटिना पर बनाता है, और जिससे जो धुंधलापन जो दिखना होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, और जो डायग्राम है वो विज्ञान विषय की, साइंस की जान है। तो इस तरह से आप डायग्राम इसका तैयार कर लीजिएगा, और ये आप यहां पर देखें, ये लेंस यहां पर दिखाया गया है। इस तरह से आप भी जो ये सूरज की किरणें आएंगी लेंस से इसे चश्मे से टकराएंगी और चश्मे से आके रेटिना पर सही से वो लाइट पड़ेगी। तो इस प्रकार से डायग्राम आप जरूर बनाएं, पेंसिल से बनाएं और बहुत बढ़िया से बनाएं, अच्छे से बनाएं, क्योंकि इसके नंबर आपको मिलते ही मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि +2.5 डायोप्टर एवं -1.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस को मिलाकर बनाए गए संयोजन की क्षमता क्या होगी। तो मित्रों, लेंस संयोजन की क्षमता क्या होता है, तो क्षमता, कुल क्षमता जो P है का सूत्र है, इसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला P = P1 + P2। तो हमारे पास P1 और P2 दे रखा है, तो P हमने निकालना है। P1 हमारे पास +2.5 है और P2 हमारे पास -1.5 डायोप्टर है। तो अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यह माइनस वाला तो घट जाएगा, तो घट के क्या हो जाएगा, 2.5 में से 1.5 घटा तो 1 डायोप्टर आएगा, अतः संयोजन की कुल क्षमता 1 डायोप्टर होगी।
अब मित्रों इसमें अथवा करके है, अगर आपको ये नहीं आ रहा भाई, ये नहीं आ रहा क्षमता निकालना, तो आप ये वाला लिखिए, सेकंड वाला दे रखा है इसमें अथवा करके, ये मत कीजिए, ये वाला कर लीजिए। पृथ्वी सतह से देखने पर आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष स्टेशन में किसी अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? कारण बताना है। तो बच्चों यदि आप अथवा वाले करेंगे तो उसमें अथवा डाल देना है, ठीक है ना। तो आकाश का नीला रंग, ठीक है। पृथ्वी पर आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश के नीले रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित कर देते, स्कैटर कर देते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन अंतरिक्ष में जहां कोई वायुमंडल नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक छात्र ने परख नली में थोड़ी मात्रा में लेड नाइट्रेट लिया और उसे धीरे धीरे गर्म किया। उसने देखा कि परख नली में भूरे रंग का धुआं निकला और परख नली में पीले रंग का अवक्षेप बचा। अवक्षेप मतलब अवशेष बचा, ठीक है ना। तो अब यहां पर पहला प्रश्न आता है, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। तो समीकरण लिखना तो आपको आना ही चाहिए। फिर आता है होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार भी लिखना है। तो बच्चों लेड नाइट्रेट को गर्म करने की अभिक्रिया इस प्रकार से आपका समीकरण हो जाएगा। यह समीकरण देख लीजिए, इस तरह से आपका समीकरण रहेगा, ठीक है। तो यहां पर 2PbNO3 2S, S मतलब सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है। यहां पर इसको हीट किया, हीट करके तो यह समीकरण आपके पास निकल करके आएगी। इसी में जो सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये समीकरण, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई ना, रिएक्शन हुआ, तो ये कौन सी अभिक्रिया? अभिक्रिया का प्रकार है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसका कारण क्या है? कारण है क्योंकि इसमें एक एकल अभिकारक लेड नाइट्रेट ऊष्मा के अवशोषण द्वारा दो या अधिक सरल पदार्थों लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। देखिए यहां पर दिखाया गया, जैसे समीकरण में दिखाया गया है। समीकरण में आप देखिए यहां पर लेड ऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये इनमें टूटता है। अब इसी में जो थर्ड क्वेश्चन है कि भूरे रंग के धुएं और पीले रंग के अवक्षेप की पहचान करनी है। तो जो भूरे रंग का धुआं है यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, NO2 गैस इसमें से निकली है, उससे ये भूरे रंग का जो धुआं है। उसी प्रकार से पीले रंग का अवक्षेप जो अवशेष बचा है यह लेड ऑक्साइड है, PbO है। तो परीक्षा के लिए आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि इस अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि जो PbO है, लेड ऑक्साइड, ठोस अवस्था में परख नली में बच जाता है, इसलिए इसे अवक्षेप या अवशेष कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि लोह धातु का एक टुकड़ा कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दिया गया जिस पर भूरे रंग की परत बन गई। इस घटना की पहचान करें तथा बनने वाले पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखें। इसे रोकने का उपाय भी बताएं। इस घटना को हम लोकल भाषा में क्या कहते हैं? लोहे पे जंग लगना, जंग लग गया भाई इसमें, है ना। तो इसी को संक्षारण भी बोलते हैं। तो इस घटना को संक्षारण या विशिष्ट रूप से लोहे के संदर्भ में जंग लगना कहते हैं। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक सूत्र हो जाए, जंग का रासायनिक सूत्र ये आपके पास यहां पर आ गया। ये रासायनिक सूत्र है, इसको याद कीजिएगा। जल योजित फेरिक ऑक्साइड ये बन जाता है। और इसके रोकथाम के उपाय, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, उन पर तेल ग्रीस लगाकर या गैल्वेनीकरण करके जिंक की परत को चढ़ा करके इसके द्वारा जंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्रित कीजिए। यह चीज आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो जरूर आना चाहिए और पेंसिल से बनाइएगा इसको, ठीक है ना। तो मीथेन जो है CH4 और एथीन C2H4 और एथाइन C2H2, इनका आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बनाना है। सबसे पहले हमारे पास है मीथेन CH4। तो कार्बन का एक परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो इस चित्र की तरह आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र आपको बना लेना है। तो ये आपका CH4 जो है इस तरह से आपको बनाना है। देखिए यहां पर एक कार्बन ये बीच में है और ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो आपको क्या हो गया? C भी आ गया और उसमें जो H4 भी आ गया। तो इस तरह से आपको पेंसिल से गोल से करके बना दोगे इसको, चित्र को।
अब हमारे पास दूसरा आता है एथीन C2H4, दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध डबल बॉन्ड यहां पर होता है। तो कैसे होता है, इस तरह से आपको यहां पर ये चित्र जैसे बनाया गया है, इस तरह से आपको इस चीज का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना तैयार करनी है। अब आपके पास आता है एथाइन C2H2, दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड यहां पर होता है। तो किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहां पर ये आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाया गया है और ये आप इस प्रकार से एक पिक्चर आप बना सकते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जो है इसकी आपको पूरी प्रैक्टिस करके जाना है। ये आएगा ही आएगा पेपर में, ये नहीं आएगा तो कुछ कोई दूसरा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है वो आपको आनी ही आनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो ये ड्रॉ करना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो ये आपको आना चाहिए, आपको इसको प्रैक्टिस जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय का जो चित्र है उसको यहां पर बनाना है। उसमें ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित रक्त के प्रवाह को तीरों द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाना है। मैं आपको मानव हृदय की संरचना का चित्र दिखा रहा हूं और आपको ये आपकी पुस्तकों में मिल जाएगा, तो वहीं से आपको इसको तैयार करना होगा। तो मानव हृदय का नामांकित चित्र नीचे दे रहा हूं और इसमें ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो लाल और ऑक्सीजन रहित जो रक्त है वो नीला प्रवाह को तीर के द्वारा यहां पर दिखाया गया है। यहां पर ये हृदय का नामांकित चित्र आपके सामने है। तो जो नीला पार्ट है वो और रेड पार्ट, ये समझ लीजिए रेड पार्ट कौन सा है, नीला कौन सा है। तो ये इस तरह का आपको चित्र बनाना है। तो आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको तैयार कीजिएगा। अब किसी को ये मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाना नहीं आता। नामांकित मतलब उसमें नाम भी अंकित करने, तीर लगा के ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है ना। तो तीर लगा के उसके नामांकित भी करना है। अगर ये नहीं आता तो अथवा करके दूसरा यहां पर दिया होगा, तो आप उसको कर सकते हैं। तो यहां पर दूसरा अथवा में क्या दिया गया है, मानव अंतःस्रावी तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाई। चित्र तो यहां भी आपको बनाना पड़ेगा, यहां पर अंतःस्रावी तंत्र का बनाना है। निम्न प्रश्नों को के उत्तर केवल चित्र में दर्शाने हैं, उत्तर दिखाने हैं चित्र में। एक लड़का बहुत लंबा हो गया है, कौन सी ग्रंथि अधिक सक्रिय है। एक महिला का वजन तेजी से बढ़ रहा है, उसे थकान हो रही है, उसके गले में सूजन है, तो कौन सी ग्रंथि प्रभावित हो रही है। एक डर लगने का पर एक व्यक्ति की धड़कन तेज हो जाती है, कौन सी ग्रंथि उसकी प्रभावी है। यहां पर एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं और उसमें ग्रंथियां भी दिखाई गई हैं। तो आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में नाम लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो जैसे भी आपको नाम आपको दिखाने हैं, जैसे कि यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई गई है, थायराइड ग्लैंड दिखाई गई है, इस तरह से ये आपको ग्लैंड दिखानी है। ये थायराइड ग्लैंड है जैसे, तो इस तरह से ये ग्रंथियां जो हैं ग्लैंड आपको दिखानी है, नामांकित चित्र आपको बनाना है। जैसे कि ये एड्रेनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, तो इस तरह से इन सबको आपको दिखाना है इस तरह से। अब यहां पर जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपको दिखा दिए आपने, आप उनका उत्तर अलग से लिख सकते हैं। बहुत लंबा लड़का, तो इसका कारण है पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड का अति सक्रिय हो जाना, वृद्धि की हार्मोन की अधिकता हो गई, इसलिए वो ज्यादा लंबा हो गया है। अब गले में सूजन, एक महिला के गले में और वजन बढ़ रहा है, तो ये थायराइड ग्रंथि थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है, गाउटर इसको बोलते हैं। और तीसरा जो कंडीशन बताई थी क्वेश्चन में कि डर लगने पर धड़कन तेज हो गई है, या अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एड्रेनल ग्लैंड के कारण, एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है उसके स्राव के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब एक शुद्ध नस्ल के लंबे मटर के पौधे के साथ को एक शुद्ध नस्ल के बोने मटर के पौधे का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संतति लंबे मटर के पौधे लक्षण वाले जनक के समान थी। इसका क्या कारण हो सकता है, व्याख्या करके बताना है। तो यहां पर क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि एक स्पष्ट आरेख की सहायता से F2 पीढ़ी में संभावित संतति को दर्शाइए। ये दो क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं।
तो पहले वाले का कारण क्या है, जब शुद्ध लंबे टीटी और शुद्ध बौने टीटी पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। इसका कारण प्रभाविता का नियम, इसको आप थोड़ा काले से लिख देंगे, कहते हैं। और लंबापन का गुण जो बड़ा टी है वो बोनेपन के गुण अर्थात छोटा टी जो है पर प्रभावी होता है। इसलिए F1 पीढ़ी में भले ही जीनोटाइप टी हो रहा हो, फिनोटाइप दिखने में सभी पौधे लंबे ही होंगे। जब F2 पीढ़ी का आरेख आप तैयार करेंगे तो इस तरह से दो आप बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, तो पहले में क्या है, टीटी लंबा है, फिर टीटी लंबा बनेगा ये भी, और टीटी ये भी लंबा है, और ये टीटी ये क्या हो जाएगा, बोना हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका एक आरेख बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और परिणाम क्या होगा, परिणाम देखिए, परिणाम क्या होगा, परिणाम ये टीटी लंबा है, ये टीटी लंबा है, ये टीटी लंबा है, तो तीन क्या है, लंबे हैं, और बोना कौन है, एक है। तो 3:1 का अनुपात इसमें होता है। ठीक है, 3:1। तो ये अनुपात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक घर में 10 एलईडी बल्ब लगे हैं। कितने लगे हैं, 10। प्रत्येक बल्ब 10 वाट का है। एक बल्ब 10 वाट का है और प्रतिदिन 5 घंटे जल रहे हैं। तो उसी घर में 5 ट्यूबलाइटें भी हैं जो प्रत्येक 40-40 वाट की हैं, प्रतिदिन 4 घंटे जलाई जाती हैं। यदि घर की आपूर्ति वोल्टेज 220 है तो उत्तर आपको बताना है। आपका पहला प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है। प्रतिदिन खपत होने वाली कुल ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा में करनी है। दूसरा है सभी उपकरणों द्वारा एक साथ चलने में ली गई कुल धारा ज्ञात करनी है। तीसरा है 2 एम्पियर रेटेड फ्यूज प्रभावी होगा या नहीं, कारण भी बताना है। तो आइए चलते हैं, करते हैं ऊर्जा की जो गणना कि किस प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं। कुल ऊर्जा पहला क्वेश्चन था हमारा, कुल ऊर्जा धारा की गणना किस प्रकार से, कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में बतानी। सबसे पहले आप देखिए जो एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब 10 बल्ब हैं, एक ले रहा है 10 वाट को, तो कितने हो गए, 100 वाट हो गए। 10 बल्ब के कितने हो गए, 100 वाट हो गए। 5 घंटे जल रहे हैं, 100 वाट का बल्ब 5 घंटे जला, कितना हुआ, कितना हुआ, 500 वाट हो गया, 500 वाट पर घंटा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट कितनी है, 5 है। एक ट्यूबलाइट 40 वाट की, तो कितनी होगी, 200 वाट, 200 वाट की, पांचों मिला करके कितने घंटे चली, 4 घंटे। तो 200, इस 200 में मल्टीप्लाई करी 4 की, गुणा करी 4 की, कितना हो गया, 800 वाट हो गया। अब करेंगे कुल ऊर्जा। कुल 500 तो हुई थी बल्ब की, 800 हुई ट्यूबलाइट की, कितनी हुई, 1300 हो गई। अब 1300 को किलोवाट में जब करना है, किलो वाट पर घंटे के हिसाब से, वाट पर घंटे को किलोवाट पर घंटे में करना है, तो ये 1300 जो दिया है इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और तो ये कितना आ जाएगा, 1.3 किलोवाट पर घंटा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कुल धारा, कुल धारा कितनी है, तो कुल शक्ति होती है P, कुल कितनी है, तो 100 + 200 300 वाट, 300 वाट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये है आपके सामने है, P = V × I। तो I जब हमने निकालना है, कुल धारा आपको निकालने है, तो P/V हो जाएगा, और 300 को डिवाइड करेंगे 220 वोल्ट से, तो कितना हो जाएगा, 1.36 एम्पियर। ये इसका आंसर होगा। इसको ध्यान देंगे कि जो ये आपका 100 वाट है, ये आपके 10 बल्ब का एक साथ जो पड़ रहा है भार, वो 100 वाट का है, और ट्यूबलाइट का कितना, 200 का। तो टोटल एक बार में जो भार आ रहा है वो कितना आ रहा है, 300 वाट का। तो 300 में से 220 को जब हम डिवाइड करके 1.36 एम्पियर आया। अब चूंकि अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 एम्पियर का फ्यूज प्रभावी है नहीं है, हमें लोड कितना पड़ रहा है, लोड कितना पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है हमारा 1.36 एम्पियर का। ये यहां पे हमने निकाला था 1.36 एम्पियर का, और हमारा जो फ्यूज है वो 2 एम्पियर का है। 2 एम्पियर का प्रभावी होगा नहीं होगा, होगा भाई, हाँ होगा, 2 एम्पियर का फ्यूज प्रभावी होगा, क्योंकि हमारा
जो लोड है वो केवल 1.36 का है। तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा लगभग 1.36 एम्पियर है। क्योंकि यह धारा फ्यूज की क्षमता 2 एम्पियर से कम है, इसलिए फ्यूज सुरक्षित रहेगा और परिपथ ठीक से काम करेगा। फ्यूज तब पिघलेगा जब धारा उसकी क्षमता 2 एम्पियर से अधिक उस पर लोड पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, फ्यूज पिघलेगा या फ्यूज उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि धारावाही परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा को उलट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। इस सिद्धांत का एक व्यावसायिक उपयोग भी बताना है। सबसे पहले देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव। ठीक है, हेडिंग जरूर डालिएगा। यदि किसी धारावाही परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा को उलट दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता जो है वो बदल जाएगी। अर्थात जो सिरा पहले उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल था, वो नॉर्थ पोल की तरह कार्य कर रहा था, वह अब दक्षिण ध्रुव साउथ पोल हो जाएगा, वो साउथ पोल की तरह कार्य करने लगेगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो है समान रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। इसके लिए आप इस तरह का एक चित्र भी बना करके दिखा सकते हैं परीक्षा की कॉपी में। अब इसका व्यावहारिक उपयोग क्या है? इसका मुख्य व्यावहारिक उपयोग विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट में बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग क्रेन द्वारा भारी लोहे के सामान को उठाने, विद्युत घंटियों या मोटरों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैव निम्नीकरण पदार्थों की तुलना में अधिक हानि क्यों पहुंचाते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में एक उदाहरण भी आपको देना है। और दूसरा इसमें है कि मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? यहां पर जो पूछा गया है दो चीज, अजैव निम्नकरणीय और जैव निम्नकरणीय, दो चीज यहां पर पूछी गई है, इनके बारे में पूछा गया है। तो इनके क्या हानि के कारण क्या हैं? तो यहां पर हम बात करेंगे हानि के कारण। जैव निम्नकरणीय पदार्थ सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक द्वारा प्राकृतिक रूप से सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं और पर्यावरण में मिल जाते हैं। इसके विपरीत, इसके ठीक उल्टे, जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते, जिससे लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहकर मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण वगैरह फैलाते हैं। अब बात करते हैं इसके उदाहरण क्या है? जैव निम्नकरणीय जो पदार्थ हैं, जो फलों के छिलके या बचा हुआ भोजन, ये खाद बन जाते हैं, मतलब ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। अजैव निम्नकरणीय जो है वो प्लास्टिक है, कांच है या पॉलीथीन बैग है, ये सदियों तक प्रकृति में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं और प्रदूषण फैलाते रहते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो उन जीवों को कहते हैं मृतपोषी या अपघटक कहा जाता है उनको, मृतपोषी या अपघटक। उदाहरण के लिए कवक, जिसको फंगी बोलते हैं, और कुछ प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो मृतपोषी हैं, जो मृतों से पोषण प्राप्त कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमें इस तरह का एक पिक्चर दिखाया गया है और यहां पर आपको देख लीजिए, यहां पे जिंक है, यहां पर आपको सल्फ्यूरिक है, यहां पे ग्लोविंग स्प्लिंट है। ये प्रक्रिया कुछ हो रही है, इस चित्र को देखकर आपको क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। यहां पर प्रश्न आता है कि इस अभिक्रिया में मुक्त गैस का नाम बताना है, जो अभिक्रिया हो रही है परख नली में। इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण आपको देना है चित्र देख करके। क्या होगा जब जलती माचिस की तीली को परख नली के मुंह पे ले जाएंगे? और सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे, ये भी आपको बताना है। अब जो अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है परख नली में, उसमें से कौन सी गैस मुक्त हो रही? तो मुक्त गैस कौन सी है? तो मुक्त गैस का नाम है, इस अभिक्रिया में मुक्त गैस है हाइड्रोजन गैस, H2 मुक्त होती है। ये चीज आप याद रखिए। अब यहां पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया का जो समीकरण है वो इस प्रकार का समीकरण होगा। यहां समीकरण देख लीजिए, ये समीकरण आपके सामने है।
इस समीकरण में जो जिंक है वो जिंक एक ठोस टुकड़ा है और यहां पर ये ठोस दिखाने के लिए यहां एस लगा दिया गया है, ये एस लगाया है, ठोस के लिए लगाया है। इसी प्रकार से जो H2SO4 है यहां पर एक Q लगाया गया है। इसका मतलब है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये जलीय घोल है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ZnSO4 AQ लगाया गया है, तो बनने वाला जिंक सल्फेट भी क्या है, एक घोल विलयन है। और H2 जो है ये जी गैस का मतलब है, हाइड्रोजन एक गैस है जो बाहर निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जलती माचिस की तीली को जब परखनली के मुंह पे ले जाएंगे तो क्या होगा। तो जब हम जलती हुई माचिस की तीली को परखनली के मुंह के पास लाते हैं तो हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। क्योंकि चित्र में दिखाया गया है ग्लोविंग स्प्लिंट लिखा है, लेकिन हाइड्रोजन की उपस्थिति की जांच के लिए लाइटेड बर्निंग स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। अब इसी में पूछा गया था सक्रियता श्रेणी में जिंक का कौन सा स्थान है। तो सक्रियता श्रेणी जो है उसमें जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। जिंक कहां है, हाइड्रोजन से ऊपर है। तो यही कारण है कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाता है, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। अभिक्रिया का प्रकार भी आपको बताना है। पहला है अमोनियम क्लोराइड का उष्मा का प्रभाव। अमोनियम जो क्लोराइड है उस पे उष्मा का प्रभाव से क्या होगा, उसकी समीकरण लिखनी है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया की समीकरण। जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है उसकी समीकरण। और कॉपर सल्फेट विलयन के में लोहे की जो कील डालने पर, लोहे की कील डाल देते हैं तो उस पर क्या समीकरण। सबसे पहले आता है अमोनियम क्लोराइड पर उष्मा का प्रभाव जब होगा तो कैसे समीकरण बनेगी। तो समीकरण इस प्रकार से होगी, NH4Cl ये एसिड ठोस है, इसको हीट करते हैं तो NH3 गैस बनेगी और HCl गैस के रूप में आएगा। तो ये अभिक्रिया का प्रकार हो गया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया इसको कहते हैं। दूसरा हमारे पास आया कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया होगी तो उसका समीकरण ये आपके सामने है। CaO ये ठोस है और H2O, फिर CaOH2 ये जलीय घोल है, ये प्लस यहां पे नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का प्रकार होगा संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि जिप्सम पर को गर्म करने पर क्या होगा। तो इस अभिक्रिया में जिप्सम से जल के अणु अलग होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो किस प्रकार से, ये समीकरण यहां पर है, इस समीकरण आप नोट कर लीजिएगा कि CaSO4 2H2O जब इसको गर्म करा तो क्या होगा, CaSO4 और ये H2O। तो अभिक्रिया का प्रकार होगा ऊष्मीय अपघटन, इसे निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या समीकरण बनेगी। तो समीकरण आप देख लीजिए, समीकरण बनेगी Fe में CuSO4 और FeSO4 और Cu। तो ये आपकी अभिक्रिया, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का नाम जरूर लिखना है। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो है लोहा जो है Fe कॉपर Cu को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। कई बच्चों को समीकरण अच्छे से नहीं आती तो उसके लिए ये अथवा करके भी यहां पे क्वेश्चन दिया गया है। आपको वो नहीं आ रहा तो ये वाला कीजिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य का संरचनात्मक सूत्र पता होना चाहिए। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है और एल्कीन को एल्केन में कैसे बदला जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो जर्नल फॉर्मूला है वो आपको सामान्य सूत्र याद होने चाहिए। जैसे एल्केन का आपके सामने ये सामान्य सूत्र है, इसका ये फॉर्मूला है। एल्कीन का आपके सामने ये वाला फॉर्मूला है और एल्काइन का ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य का संरचनात्मक सूत्र। तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मीथेन है। इसका संरचनात्मक सूत्र मैंने अभी पीछे बता दिया था। तो ये इस तरह का आपको संरचना सूत्र इसका लिख लेना है, इस तरह का बना लेना है।
ये अगला क्वेश्चन इसमें हमारा आता है कि एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है? तो एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन और अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा एकल आबंधों से पूर्णतः संतुष्ट होती हैं, इसलिए इनमें अधिक परमाणु जुड़ने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि एल्कीन को एल्केन में कैसे बदला जाता है? तो एल्कीन को एल्केन में हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। इसकी विधि क्या है? जब एल्कीन को निकल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म किया जाता है तो यह हाइड्रोजन को जोड़कर एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह का इसका आप समीकरण एथीन से एथेन का दे सकते हैं। CH2CH2 मतलब C2H4 में H2 हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब इसको निकल और पैलेडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये CH3CH3 बनता है, C2H6 बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शाकाहारी जीवों की छोटी आंत मांसाहारी जीवों की अपेक्षा अधिक लंबी क्यों होती है? तर्क देकर बताना है। और एक डॉक्टर ने सोहन की रक्त की जांच रिपोर्ट देखने के बाद उसे अपने आहार में चीनी कम करने और नियमित व्यायाम करने के लिए कहा। सोहन किस बीमारी से पीड़ित है? यह बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है तथा उस हार्मोन को बनाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे शाकाहारी जीवों की छोटी आंत लंबी क्यों होती है। तो शाकाहारी जीवों जैसे गाय खरगोश की छोटी आंत मांसाहारी जीवों जैसे शेर की तुलना में अधिक लंबी होती है। इसका कारण है सेल्यूलोज सेल्यूलोज का पाचन क्यों? क्योंकि शाकाहारी जीव घास और पौधे खाते हैं जिनमें सेल्यूलोज बहुत अधिक मात्रा में होता है और सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसे पचाना काफी कठिन होता है। और लंबाई का क्या महत्व है? तो लंबाई आंत की जो लंबाई है वो अधिक होने से भोजन को पचने के लिए अधिक समय मिलता है, अधिक टाइम मिल जाता है, जिससे सेलुलोज का पूर्ण पाचन संभव हो जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए शाकाहारी दिखाया गया है या मांसाहारी दिखाया गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब इनकी छोटी आंत का चित्र होगा तो यहाँ आप देखिए ये आंत काफी लंबी है और ये आंत जो है इसमें घुमाव बहुत ही कम है, तो ये छोटी है। तो मांसाहारी की आंत छोटी है और शाकाहारी की आंत लंबी है। तो चित्र के साथ आप इसको दिखा सकते हैं। अब इसके ख वाले में सोहन की बीमारी की बात करिए कि सोहन को कौन सी बीमारी है। तो डॉक्टर द्वारा चीनी कम करने और व्यायाम की सलाह देना इस बात का संकेत है कि सोहन को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, मधुमेह इसको बोलते हैं। मधुमेह मतलब डायबिटीज जिसको आप शुगर की बीमारी बोलते हैं, नामक बीमारी से सोहन पीड़ित है। और इसमें क्या है, इस बीमारी का नाम मधुमेह है। हार्मोन इसके लिए इंसुलिन हार्मोन की कमी या उसका असंतुलन हो जाता है, जिम्मेदार है उसके लिए। और ग्रंथि इसमें कौन सी है? यह हार्मोन अग्न्याशय पैनक्रियाज नामक ग्रंथि द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुष्पीय पौधों के लैंगिक प्रजनन में शामिल चरणों को स्पष्ट कीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में एक उभयलिंगी पुष्प के प्रमुख जनन अंगों को दर्शाता हुआ एक चित्र भी बनाइए। तो ये पुष्प वाला चित्र भी ज्यादातर आता है। तो बीजों के निर्माण की क्रिया में परागण और निषेचन के महत्व पर चर्चा करनी है। सबसे पहले का वाले भाग को करते हैं कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन निम्नलिखित चरणों में होता है। सबसे पहले परागण होता है। पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये परागण होता है। फिर निषेचन होता है। निषेचन में जो फर्टिलाइजेशन होता है, पराग नली का बनना और नर युग्मक का अंडाशय में स्थित बीजांड से मिलन, ये होता है। उसके बाद बीज और फल का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद बीज में अंडाशय फल में बदल जाता है, बीज किस में बदल जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें
जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको दिखाने हैं तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ फ्लावर आप दिखा सकते हैं। और लेकिन जो आप फूल बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे, उसको आपको नामांकित भी करना है कि ये वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा है, ये वाला भाग कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा, ये कौन सा, इनके पार्ट के नाम जरूर लिखना है। बिना नाम के आपका चित्र बेकार है, तो नाम जरूर लिखना है, नामांकित चित्र बनाना है। अब इसके दूसरे भाग में पूछा है परागण और निषेचन का महत्व क्या। परागण यह नर युग्मकों को मादा जनन अंग तक पहुंचाने का माध्यम है जिसके बिना निषेचन संभव नहीं है। और निषेचन क्या है? निषेचन यह प्रक्रिया नर और मादा युग्मकों के मिलन से युग्मनज बनाती है जो विकसित होकर भ्रूण और अंततः बीज बनता है। बीज ही अगली पीढ़ी की उत्पत्ति का आधार होता है। अब यदि बच्चों को ये वाला प्रश्न नहीं आया तो अथवा वाला भी इसमें दिया है, इसको कर लीजिए। अमीबा और हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है ये बताना है। इन दोनों जनन विधियों की तुलना करनी है, इन दोनों। और यहां पर मनुष्य में भोजन की पाचन क्रिया में निम्नलिखित एंजाइम जो है, एंजाइम के बारे में आपको बताना है। जो एंजाइम कौन से हैं? पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज, लार हो गया। तो इनका क्या है महत्व इनका? तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रा और अमीबा। अमीबा में और हाइड्रा में जनन। तो अमीबा में जनन, अमीबा द्विखंडल विधि द्वारा जनन करता है। इसमें एक कोशिकीय जीव का केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक बार दिखाया है। तो जिसके बाद क्या होता है? जिसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होकर दो संतति डॉटर सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है। और हाइड्रा में जनन कैसे होता है? हाइड्रा मुकुलन जिसे बोलते हैं, मैंने अभी चित्र के द्वारा पहले बताया आपको, बडिंग जिसको बोलते हैं, इस विधि द्वारा जनन करता है। इसमें शरीर के एक हिस्से पर एक उभार मुकुल बनता है जो धीरे धीरे विकसित होकर नया हाइड्रा बनता है और अंत में जनक शरीर से अलग हो जाता है। क्वेश्चन के दूसरे भाग में पूछा गया है पाचन एंजाइमों की भूमिका, जिसमें पेप्सिन पूछा गया। पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है? तो यह जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और आमाशय स्टोमक में प्रोटीन का पाचन कर उसे पेप्टाइड्स में बदलने का काम करता है। लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज या अग्न्याशय से आता है और छोटी आंत में वसा फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? यह भी अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। छोटी आंत में प्रोटीन को अमीनो एसिड के सरल रूप में बदलने में मदद करता है। और आपका लार का क्या काम है? लार का, यह मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और मंड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में परिवर्तित करने का काम करता है। अगले प्रश्न में हमारे सम्मुख एक चित्र दिया गया है। इसमें दिए गए परिपथ का अध्ययन करके हमें कुछ क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। नीचे प्रश्न दे रखे हैं 2-3, उनको देख लीजिए। चित्र को देखने के बाद करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? -12 ओम के प्रतिरोध में प्रभावित धारा बतानी है। क्या आपका अमीटर A1 अमीटर A2 के मान में कोई अंतर होगा? यदि होगा तो क्या होगा? तो ये आपको बताना है। चित्र को आपको भली भांति देखना है। आपके पेपर में भी कोई चित्र आएगा तो उसे भली भांति देखना है। यहां पर देखिए 24 ओम, यहां भी 24 ओम, यहां 12 ओम, ये सारी चीजें देख लेना। A1 6 वोल्ट, ये सब चीजें देख लेना आपने। इन सब चीजों को देखने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहां पर सर्किट संबंधी आपको गणना करनी है। परिपथ, सर्किट मतलब परिपथ। तो यहां पर दिए गए परिपथ का विश्लेषण जब हमने चित्र को देखा, इसमें दो 24 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जो अभी हमने 24 दो आपको दिखाए। इन दोनों का कुल प्रतिरोध आरपी निकालने के लिए क्या करना होगा? यहां पर ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। 1/RP, तो 1/24 प्लस 1/24 तो कितना होगा? 2/24, 1/12, इस तरह से आ जाएगा। और आरपी का जब मान निकलेगा तो वो 12 ओम निकलेगा। अब आता है क्वेश्चन हमारा पहले वाला। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? तो समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध 12 ओम का श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़ा प्रतिरोध मिलकर कुल प्रतिरोध बनाते हैं। कितना बनाते हैं?
कुल आर जो टोटल होगा वो 12 ओम प्लस 12 ओम 24 ओम के बराबर होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें आया कि 12 ओम के प्रतिरोध में प्रभावित धारा, तो ओम का जो नियम है उसका फॉर्मूला I इक्वल टू वी अपॉन आर के अनुसार V जो होगा वो क्या होगा 6V है। 6 वोल्ट उसमें बताया गया है, क्वेश्चन में चित्र में दिखाया गया है, और R यहां पर कितना है, वो कितना है 24 ओम है। तो अब यहां पर ये फॉर्मूले में लगा करके कितना हो जाएगा 6 अपॉन 24 0.25 एम्पियर। ये जितनी भी कैलकुलेशन है, गणनाएं हैं, ये आपको स्वयं आपको रफ कॉपी में कर करके देखनी है, तभी ये पूरा आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आता है क्या अमीटर A1 तथा A2 के मान में कोई अंतर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कारण इसका है कि यह एक श्रेणीबद्ध परिपथ, इसमें धारा का मान प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है, इसलिए दोनों अमीटर 0.25 एम्पियर ही दर्शाएंगे। फिर आपके लिए अथवा वाला क्वेश्चन, अगर आपको वो नहीं आता तो ये वाला कर लीजिए। तो क्या है क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। कथन है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्राकार होती हैं। तीसरा है 4 युक्तियों के नाम लिखिए जहां विद्युत धारावाही चालक तथा उसके साथ चुंबकीय क्षेत्रों का प्रयोग होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को दर्शाती हैं जहां चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। काल्पनिक रेखाएं, ये चीज आप जरूर लिखना। इसका इस प्रकार से एक चित्र भी आप देख सकते हैं, तो ये चित्र आप देख लीजिए, इस तरह का चित्र भी आप बना सकते हैं यदि आपके पास पर्याप्त समय है। अब इसमें जो पहला पॉइंट है वो है वे कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे प्रतिच्छेद करती तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होती, जो कि एक भौतिक असंभव स्थिति है। दूसरी कंडीशन इसमें है कि वे बंद वक्र हैं। चुंबक के बाहर वे उत्तर से दक्षिण की ओर, चुंबक के अंदर वे दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, जिससे एक निरंतर बंद लूप बनता है। अगले क्वेश्चन में 4 उपकरण के बारे में पूछा गया है। तो पहला है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, पंखे, मिक्सर मशीन आदि में विद्युत मोटर जो होती है। दूसरा है विद्युत जनरेटर, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं बिजली के उत्पादन के लिए। जनरेटर आप सभी ने देखा होगा। विद्युत घंटी जो ध्वनि उत्पन्न करने हेतु होती है, और लाउड स्पीकर जो है ध्वनि तरंगों के प्रवर्धन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त उपकरण दर्पण लेंस का नाम बताइए। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब निर्माण दर्शाने के लिए किरण आरेख भी बनाइए। वस्तु को उपकरण दर्पण लेंस और उसके फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु में बड़ा प्रतिबिंब उपकरण के पीछे बनता है। दूसरा है वस्तु को फोकस तथा उपकरण दर्पण लेंस के बीच में रखा जाता है तो बड़ा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी है। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि वस्तु उपकरण और फोकस के बीच आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। तो यह स्थिति जो पहले वाली स्थिति है अवतल दर्पण की है, जब वस्तु को ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखा जाता है। तो इसको इस तरह से एक चित्र के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। इस तरह से आप देखिए कि किस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो इसमें बताई गई थी ख में, वस्तु फोकस और उपकरण के बीच बड़ा और सीधा प्रतिबिंब वस्तु वाली ओर। तो यह स्थिति उत्तल लेंस की है जब वस्तु को प्रकाशित O और फोकस F के बीच में रखा जाता है। तो इस तरह का चित्र आप देख लीजिए, इस तरह का चित्र आपको वहां पर बनाना होगा। इसमें भी अथवा करके प्रश्न है, यदि आपको वो वाला नहीं आ रहा है तो ये वाला कर लीजिए। प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। एक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाना चाहिए? इस प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति भी बताइए। तो बच्चों, जैसे गणित में जो चीजें आपको दी होती हैं वो पहले लिख दें, तो इस यहाँ भी आपको जो
न्यूमेरिकल है वहां पर आप दी हुई चीजों को पहले लिख दें। जैसे कि दिया है, वस्तु का आकार दे रखा है, आपको h दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु की दूरी u आपको दिया है -24 दर्पण के सामने, और आपको दिया है फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के लिए। अब आपको गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सूत्र के अनुसार, दर्पण का जो सूत्र, आपको जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। 1/f = 1/v + 1/u। अब इसमें जब आप मान रखेंगे, जो संख्याएं आपके पास हैं उनको रखेंगे। 1/-16 = 1/v + 1/-24। इसको जब आप रखेंगे तो आगे चलेंगे तो आपका इस प्रकार से मान निकल के आएगा। इस तरह से जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपको इस तरह से निकल के आएगा। इसको सोल्व कर लीजिए अपनी कॉपी में, आपको सोल्व करके इसको देखिए तो ये मान आपका -48 आ जाएगा। अतः स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए आवर्धन सूत्र के अनुसार आपको ये सूत्र का प्रयोग करना है, फॉर्मूला ये लगाना है। इस फॉर्मूले से क्या होगा, इसमें आप जो भी आपके पास मान हैं वो संख्याएं आप रख देंगे। ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, तो ये आपको निकल के सामने आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -10 निकल के आया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है प्रतिबिंब की आकृति निकालनी है। तो प्रतिबिंब आकार, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर लंबा है जो वस्तु से बड़ा है। ठीक है। प्रकृति, प्रकृति जो है प्रतिबिंब वास्तविक रियल और उल्टा है, क्योंकि v और h दोनों ऋणात्मक हैं। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने गमले में लगे पौधे के साथ एक प्रयोग किया। तो ये प्रयोग आपके सामने है, गमले में लगा पौधा है, उसके साथ ये प्रयोग किया है। प्रयोग का चित्र आपके सामने है, देख लीजिए क्या क्या प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, कुछ यहाँ पर लिख दिया है। केस स्टडी वाला सवाल है कि एक पत्ती के भाग ए को सोडा लाइम के भरे जार में बंद किया गया और उसके बी भाग को खुली हवा में छोड़ दिया गया। गमले को कुछ घंटों के लिए तेज धूप में रखा गया। इसके बाद शिक्षक ने पत्ती के दोनों भागों पर आयोडीन परीक्षण किया। भाग बी नीला काला हो गया, परंतु भाग ए नीला काला नहीं हुआ। तो इसका कारण है बताना है। पहला प्रश्न है इसमें, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक किस घटक को सोडा लाइम के द्वारा अवशोषित किया गया। दूसरा है, आयोडीन परीक्षण के बाद भाग बी नीला काला क्यों हुआ। फिर अगला प्रश्न है, इस गैस की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या भूमिका है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि सोडा लाइम द्वारा अवशोषित घटक क्या होगा, तो इसमें सोडा लाइम जो है हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर देता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें था कि भाग बी का नीला काला क्यों हो गया। तो भाग बी खुली हवा में था, जहां उसे सूर्य का प्रकाश, जल, हवा जिसमें CO2 मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, सभी आवश्यक घटक प्राप्त हुए। फलस्वरूप इस भाग ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की और मंड स्टार्च का निर्माण किया। आयोडीन का घोल जो मंड की उपस्थिति में नीला काला रंग देता है, इसलिए भाग बी क्या हो गया, उसका रंग बदल गया। अब इसका अगला पार्ट है कि इस गैस CO2 की प्रकाश संश्लेषण में क्या भूमिका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल है। यह ग्लूकोज भोजन के निर्माण में कार्बन प्रदान करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए समीकरण आप ये दे सकते हैं, 6CO2 + 6H2O। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई तो C6H12O6 और 6O2 का निर्माण हुआ। तो विज्ञान के शिक्षक का यह प्रयोग क्या सिद्ध करता है, यह सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक है।
तो मित्रों, इस वीडियो में हमने उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान के सेट 1 के सैंपल पेपर को हल करने का थोड़ा प्रयास किया। तो आप लोग भी प्रयास करते रहें, पिछले वर्षों के पेपर को आप सॉल्व करें, जिससे कि आप बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।